तो बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, जुबान तीखी होती जा रही। केंद्र में एनडीए का हिस्सा एलजेपी और बीजेपी ने बिहार में एलजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने एलजेपी को बिहार में वोट कटवा पार्टी कहा है। बीजेपी के इस बयान से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान काफी दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी के नेता हैं और वो इस बात को बखूबी समझते हैं। चिराग ने कहा कि वो चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी के अंध समर्थक हैं। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज दोपहर ही ये कहा था कि बिहार में एलजेपी की स्थिति वोट कटवा पार्टी से ज्यादा की नहीं है। इसी पर चिराग पासवान ने जवाब दिया है। आखिर चिराग पासवान और एलजेपी को लेकर प्रकाश जावड़ेकर और संबित पात्रा ने ऐसा क्या कह दिया जिससे चिराग पासवान इतने दुखी हो गए? आपको पहले वो सुनवाते हैं। आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहां पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। सुशील मोदी जी उनके सबसे पुराने दोस्तों में से रहे हैं। मुझे पता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार से जुड़ी हुई किसी ना किसी समस्या जानकारी के लिए पापा खुद डायरेक्टली सुशील मोदी जी को फ़ोन नहीं करते थे, और कोई भी बात होती थी सरकार से लेकर हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके की हो, सुशील मोदी जी से ही वो बातचीत अपनी सबसे ज़्यादा वो करते थे। आज वही सुशील मोदी जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं, खैर मैं समझ रहा हूँ उनकी भी मजबूरी, इसीलिए मुझे ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, दुख ज़रूर है, पर मैं नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाल रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे। बट बहरहाल कौन वोट कटवा है, किसके प्रति नाराज़गी है, किसके प्रति लोगों का विश्वास है, ये 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। 2, 2.5, 3, 4, 5 साल में आप मुझे बताइए कि कोई एक विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री ने किया हो। अब तो इन्होंने पूरी तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मैं बिहार में उद्योग ही नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है। क्या पंजाब नहीं है लैंडलॉक्ड? क्या हरियाणा नहीं है? क्या राजस्थान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहां पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहां पर उद्योग आ सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस आप नहीं देते, लैंड रिफॉर्म आपने दशकों से आपने नहीं बदले कि आप जमीन निवेशकों को आप मुहैया करा सकें। तो जो सोच है मुख्यमंत्री की और जिस तरीके से युवा विरोधी इनकी धारणा है, जिसकी वजह से निरंतरता में युवाओं को पलायन करने पर युवा मजबूर हुए हैं, तो जब आप विकास कर ही नहीं पा रहे हैं तो क्यों आप मुख्यमंत्री रहेंगे हमारे प्रदेश में? तो चिराग पासवान का दर्द तो आपने सुन लिया, लेकिन ये दर्द था किस वजह से? आखिर संबित पात्रा ने और प्रकाश जावड़ेकर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या बातें कही जिसका नतीजा ये हुआ, जरा वो भी सुनिए। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जब उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं, तब हमारे नेताओं का नाम लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करना सफल नहीं होगी। एलजेपी को किसी भी और कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी स्पष्टतः अकेले इसी प्रकार जिस प्रकार वो चुनाव लड़ रहे हैं इसको सामने रखना चाहिए। वोट कटवा पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता है और वोट कटवा पार्टी के रूप में आज कहीं ना कहीं एलजेपी बिहार के लोगों के मन में और हिंदुस्तान के जनता के मन में भी घर कर चुकी है कि वो वोट काटना चाहती है और वोट कटवा पार्टी है। बीजेपी कह रही है वोट कटवा पार्टी है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अंध समर्थक हैं नरेंद्र मोदी के, तस्वीर भले ही इस्तेमाल ना करें लेकिन समर्थन उन्हीं का करते रहेंगे। चिराग पासवान से आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने बात की। अहंकार शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए आप? देखिए, मैं अहंकार शब्द जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं लेकर कह रहा हूँ, मैं कोई व्यक्तिगत तौर पर मैं उनके ऊपर कोई मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, पर जिस तरीके से उस दिन घाट पर जिस तरीके से वो थे, एक बार आकर मिलना तो खैर बहुत दूर की बात है, जाते वक्त भी हम लोग को पता ही नहीं चला
कि वो घाट से वो कब उठ कर गए। उनसे जितनी बार मैंने संवाद साधने का मैंने प्रयास किया, और इवन जिस तरीके से अफसरशाही यहाँ पर हावी हो गई है, और माननीय मुख्यमंत्री मुझे तो भूल ही जाइए, वो अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत नहीं करते। अपनी पार्टी के सिर्फ 2-4 लोग अगर छोड़ दें तो किसी से वो राय मशवरा, उनके कितने ऐसे सांसद हैं, कितने ऐसे विधायक हैं, कितने ऐसे नेता हैं जो मुझे आकर बोलते हैं कि किसी भी नीतिगत फैसले में उनकी सहभागिता ही नहीं होती, उनसे पूछा ही नहीं जाता। तो अगर आप अधिकारियों के भरोसे ही, ब्यूरोक्रेसी के भरोसे ही, बिना जनता से डायरेक्ट संपर्क साधे हुए, बिना जनता से मिले हुए आप रैली करते हैं, भाई मेरी तो परिस्थितियाँ ऐसी है कि मैं अभी घर से निकल नहीं सकता, आप क्यों वर्चुअल रैलियाँ कर रहे हैं, आपको डिजिटल रैलियाँ आप क्यों कर रहे हैं? आप जाइए ना जनता के बीच, और हेलीकॉप्टर से मत जाइए, सड़क मार्ग से आप जाइए जनता के बीच। आप मेरे पिताजी को आप कहते हैं कि आपकी वजह से वो राज्यसभा बने, जो व्यक्ति 9 बार लोकसभा जीत कर आया, एक बार आप भी चुनाव लड़िए। मैं भी चाहता हूं कि आप चुनाव लड़ें, जनता के बीच आप जाएं, आप देखें कि जनता क्या मांग कर रही है, जनता की क्या समस्या है। ना आप सड़क मार्ग से निकलते हैं, डिजिटल आप रैली करते हैं, जनता के बीच आप जाते नहीं हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा? सिर्फ अधिकारियों के माध्यम से आप जानकारी लेंगे कि जनता खुश है कि नहीं? चाहते हैं कि नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 3 बार से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव उन्होंने कभी नहीं लड़ा। बिल्कुल, और जितनी बार से मुख्यमंत्री हैं तब से मुझे तो नहीं याद, आखिरी बार मुझे नहीं लगता कि शायद 2004 या 5 कभी उन्होंने चुनाव लड़ा होगा, बट मुझे नहीं याद कि जब से मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, क्या लगता है? भाई जनता की नब्ज आपको पता चलती है जब आप खुद आप उस रणभूमि में होते हैं, जब आप क्षेत्र में होते हैं, आप प्रचार में होते हैं, आप लोगों से सीधा संवाद कर रहे होते हैं। सिर्फ मंच पर खड़े होकर लोगों को भाषण देकर आना वो संवाद नहीं होता। आप चुनौती दे रहे हैं उनको कि उनको लड़ना चाहिए। मैं चुनौती नहीं, रोहित बहुत कड़े शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ? मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में। बैकडोर एंट्री से मुख्यमंत्री बने हुए हैं 15 साल से, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीधा जनता से तो इनका संवाद है नहीं, और आज भी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए 2010 से लेकर आज तक सिर्फ इनकी कुर्सी कैसे बची रहे, उसके अलावा इन्होंने प्रयास क्या किया? 2010 से लेकर 2013 तक कैसे ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, पूरा समय इन्होंने उसमें व्यतीत किया। अंतोगत्वा जब वो वहाँ पे सफल नहीं हुए तो 2015 में कैसे, मतलब 2015 से पहले कैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाएं, उसका ये प्रयास करते रहे। उनको इनवाइट करके उनके सामने से थाली छीन लेना। 2015 में क्या क्या नहीं बोला उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में। 2015 के चुनाव उन्होंने सिर्फ इस ध्यान पे केंद्रित कर दिया कि किस तरीके से वो मुख्यमंत्री बन जाए। भले उसके लिए आज जिनको ये जंगल राज कहते और उनके आरोप, उनके ऊपर कितने क्राइम के वो हैं, वो गिनाते नहीं थकते। तो 2015 में मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया था कि नहीं मिलाया था? राजद के साथ गए थे कि नहीं गए थे? उसके बाद 2015 से 2017 इन्होंने पूरा समय इन्होंने लगा दिया कि किस तरीके से ये दोबारा एनडीए में आके मुख्यमंत्री बन जाए। रातों रात ये आए और रातों रात आके मुख्यमंत्री बन गए। अब उसके बाद पूरे समय ये लड़ाई रही कि 2020 में कैसे ये वापस मुख्यमंत्री बने। तो इस बीच में आपने जनता की चिंता कब की? आप जनता के बीच आप कब गए? चिराग, बीजेपी से आपके रिश्ते अच्छे हैं। 2014 में आप ही ने पापा को अपने मतलब प्रेशर कह सकते हैं, उनको समझाया, परसुएड किया कि बीजेपी में आप लोग आए। बीजेपी से आप हमेशा कहते हैं रिश्ते आपके अच्छे रहे हैं, प्रधानमंत्री से अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी भी अगर कह सकते हैं आप एनडीए से बाहर हो गए हैं, बीजेपी आपके खिलाफ बोल रही है। आपको लगता नहीं है कि अब आप बीच भंवर में फंस गए हैं? रोहित, मेरी एक अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, और पापा हमेशा बोलते हैं कि जिस नेता के बाद नियत और नीति दोनों हो उसको किसी चीज़ से डरने की जरूरत ही नहीं है। पापा ने तो हमेशा मुझे बोला है कि भाई अकेले लड़ो, शेर के बच्चे होगे तो जंगल चीर के बाहर निकलोगे, नहीं होगे तो वहीं पर मारे जाओगे। तो ठीक है ना, मेरे में कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि मैं अकेला निकला हूँ। मुख्यमंत्री अकेले निकल के दिखाए ना। आज चिराग पासवान आपसे दशकों कम मेरा राजनीतिक अनुभव है, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अकेले निकल के मैं चुनाव लड़ सकता हूं। आप में अगर इतनी हिम्मत है तो आप लड़िए ना। आपने तो बोला कि 15 साल आपने बहुत काम किया, फिर आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ की क्यों जरूरत है? मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा प्रधानमंत्री जी की तस्वीर। आपको डर है ना, आप बार बार आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस तरीके के बयान आप दिलवाते हैं कि तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करें। मैं कहाँ कर रहा हूँ? कौन से बैनर, होर्डिंग, पोस्टर कहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? मुझे नहीं ज़रूरत है। दिल में है मेरे प्रधानमंत्री, मुझे उनकी तस्वीर की जरूरत नहीं, तस्वीर की जरूरत आपको है। तो एक के बाद एक जेडीयू पर चिराग पासवान ने निशाने साधे, एक के बाद एक नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने हमले किए। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दल शामिल हैं वही एनडीए हैं, इसलिए इस काल्पनिक प्रश्न का जवाब क्या दिया जाए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अब अदालत पहुंच चुका है। अदालत ने मामले पर याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस मामले में 2 पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है। आज अदालत ने इस मामले में मालिकाना हक की याचिका को स्वीकार किया और नोटिस जारी कर दिया। इस मामले के और पक्षकार
उनको नोटिस जारी किया गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट दोनों को इस मामले में अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण विराजमान की तरफ से यह याचिका लगाई गई थी मालिकाना हक के लिए। 8 लोगों की यह याचिका है जिसे अदालत ने आज स्वीकार कर लिया। तो इस मामले में याचिकाकर्ता के साथ हैं विष्णु जैन वकील और साथ ही जफर याब जिलानी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी जुड़े हैं। उन दोनों का क्या कहना आपको सुनवा दें। हमारा स्पष्ट रूप से कहना यही था कि भक्त और डेटी दोनों को राइट होता है केस दायर करने का। अगर शिकायत और अगर ट्रस्टी नेग्लिजेंट रहा है और उसके सामने अगर डेटी की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हुआ है तो उनको पूरा अधिकार है उसकी आवाज़ उठाने का, उसके लिए लड़ाई लड़ने का। और ये सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज के जजमेंट में राम जन्मभूमि के केस में पैरा 346 में यही बात होल्ड की गई है और वो सारी बातें आज हम जिला जज के सामने लाए, जिसपे जिला जज ने सुनवाई करते हुए आज सारे चारों पार्टियों को नोटिस जारी किया है और इसमें अगली डेट हियरिंग की 18 नवंबर की। जिन लोगों ने मामला उठाया है आपका उन पर कोई कंट्रोल है? तो फिर आप आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आपको कंट्रोल है? फिर उनको इस देश की सियासत अपने अंदाज से करनी है। जो उनकी ज़रूरत होगी उस लिहाज से वो तो इशू उठाइए। तो ना आप ना मैं उनको रोक नहीं सकता है करने में। देश में जमहूरियत है, कोर्ट में कोई भी जा सकता है। तो इसलिए आप इस मामले में कोई आवाम के ऊपर छोड़िए, आवाम गुमराह ना हो जैसे इस मामले में हुए। तो सुना आपने जफर याब जिलानी को। हमारे साथ संजय शर्मा आ गए हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी लेकर लाइव मौजूद हैं। संजय शर्मा, जफर याब जिलानी एक तरफ तो कहते हैं कि भाई ये लोकतंत्र है, कोई भी अदालत जा सकता है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि देखिए इस मामले में कहीं जनता गुमराह ना हो जाए। मतलब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, लोकतंत्र में कोई भी आदमी अदालत जा सकता है और आज तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक आ गए कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, लिहाजा हम राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फिलहाल ये तो बात हो गई इसकी। इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि 1991 का वो कानून जो संसद ने पास किया था, लेकिन जो लोग अदालत गए हैं ये इनके लिए एक बड़ा मोड़ है कि पिछली बार सत्र न्यायाधीश ने इस मामले को सुनने से मना कर दिया था और उनको इसमें लगा था कि कोई भी भक्त आ सकता है, इसलिए इसमें कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने इस मामले को सुनवाई के लिए योग्य माना है और सुनवाई नवंबर में फिक्स की है। तो सच में ये एक जुडिशरी के इतिहास में और भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ तो है ही ये मुकदमा। तो क्या ये समझा जाए कि राम जन्मभूमि विवाद सुलझने के बाद अब ये दूसरे की तरफ कदम बढ़ गया? जी हाँ, बिल्कुल। इसका और अभी ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी वहाँ की अदालत में मामला है और उसकी भी सुनवाई अगले नवंबर में ही तय की गई है, यानी दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद। काफी गहमा गहमी भरा अदालतों के गलियारे गहमा गहमी भरे होंगे और जाहिर है कि काशी विवाद को लेकर भी अदालत पहुंचे हैं लोग, जिसमें ज्ञानवापी जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी जो कूप है उसको अभी घेराबंदी उसकी चल रही है और इसके बाद फिर इस मामले को भी लेकर आया जा रहा है कि वहाँ जो मस्जिद बनी है वो अवैध है और वो एक कब्जा करके बनाई गई है, तो उसे भी लेकर आ रहे हैं। यानी अदालत में अब ये दोनों मामले पैरेलल चलेंगे, मथुरा और काशी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा फिलहाल जानकारी देने के लिए। संजय शर्मा जानकारी दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मामले को लेकर भी अब अदालत में सुनवाई शुरू। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।